फरवरी बिहार के लेनिन अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की 100वीं जयंती है। आप सभी को, अम्बेडकर नामा के दर्शकों को, साथियों को बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती की बधाई और बाबू जगदेव प्रसाद को आप सभी की ओर से नमन। इस अवसर पर बिहार के जाने माने इतिहासकार, बुद्धिजीवी, बौद्ध साहित्य के एक्सपर्ट प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह को हमने आमंत्रित किया अम्बेडकर नामा पर कि आए और जगदेव बाबू के बारे में बोले। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह साहब ने उनके ऊपर 2 किताबें निकाली है। बाबू जगदेव प्रसाद, एक वाङ्मय है और एक उनकी अभी लेटेस्ट अभी आई है, शायद या आने वाली होगी किताब लेटेस्ट। इसलिए बाबू जगदेव प्रसाद पे प्रमाणिक जो ग्रंथ है वो राजेंद्र बाबू ने लिखा है और ये अपने प्रमाणिक शोधों के लिए जाने जाते हैं। दोनों साहित्य और पुरातात्विक दोनों तरह के स्रोतों पर बहुत ही काम करते हैं, विस्तार से काम करते हैं। इसलिए मैंने सर को आमंत्रित किया। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। पूरा वीडियो सुनिएगा और अपने नायकों की दास्तान अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम पूरा सुनिए और शेयर करते रहिएगा। सर, स्वागत है अम्बेडकर नामा में पुनः एक बार। थैंक यू रतनलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। बाबू जगदेव प्रसाद की आज जयंती है, आपको बधाई। तो मैंने आपकी किताब के कुछ अंश पढ़े हैं, पहले वाली किताब के वाङ्मय जगदेव बाबू। और हमारे दोस्तों को ये बताइए, उनका सामाजिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन क्या था और इतने अंतराल के बाद क्या वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, विरासत उसको आगे बढ़ा रही है, या जगदेव बाबू को खाली सिंबोलिज्म में समेट के राजनीतिक क्लास ने रख दिया है? हम भी जानना चाहते हैं। अभी किताब लेटेस्ट जो आई है उसको मंगवाएंगे, उसको पढ़ेंगे। और इस मोड़ पर जहां पर सारी सार्वजनिक संस्थाएं बेची जा रही, बहुजनों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे, शिक्षा के द्वार बंद किए जा रहे, कैसे बाबू जगदेव प्रसाद के दर्शन आज भी उतने ही प्रासंगिक है? सर, स्वागत है और फ्लोर आपका है। आप अपने दोनों किताबों के बारे में बताएं और उनके दर्शन को विस्तार से समझाएं। सर, इसी बात का अफसोस है मुझे कि जिस दर्शन की बात आप कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, हमारे देश के विश्वविद्यालयों में बाबू जगदेव प्रसाद की फिलॉसफी है। बाबू जगदेव प्रसाद का अपना अर्थशास्त्र है, उनका अपना एक पॉलिटिकल विजन है, पॉलिटिकल थॉट है। लेकिन अपने देश के सारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट डरा हुआ है। लोहियावाद है, गांधीवाद है, ये तमाम जेएनयू ड्यू से लेकर के हर जगह पॉलिटिकल थॉट पढ़ाया जाता है। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद का शोषितवाद का थ्योरी नहीं पढ़ाया जाता है जी। बाबू जगदेव प्रसाद अर्थशास्त्र से पीजी थे, जैसे कि बाबा साहब थे जी। बाबा साहब के अर्थशास्त्र के थ्योरी को अपने देश के कितने विश्वविद्यालयों में उसको पढ़ाया जाता है। यह मांग बाबू जगदेव प्रसाद की थी उस जमाने में जी। कि डॉक्टर अंबेडकर के की पुस्तकों को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। वो दशक 60 और 70 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर का मुकम्मल पहचान हिंदी बेल्ट में 1980 से बनती है जी। और फूले की मुकम्मल पहचान हिंदी बेल्ट में 1990 से बनती है और जगदेव प्रसाद की मुकम्मल पहचान हिंदी बेल्ट में 2000 ईस्वी से बनती है। ये 10-10 साल का फासला है। तो मैंने जो 90 कहा कि फूले की पहचान 90 में बनती है हिंदी बेल्ट में,
तो 90 से पहले फूले को जानने वाले बहुत रेयर लोग थे, रेयर। आज जहां पूछिए सब कोई फूले को जानता है। हमको याद है कि उस समय मैं बीएचयू का छात्र था, डॉक्टरेट कर रहा था। उस समय एक क्वेश्चन आया था कि सिविल सर्विस में, और हम समझते हैं कि सिविल सर्विस में वो पहली बार फूले पर पूछा गया था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तमाम लड़के चित्त हो गए, किसी को नहीं पता था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। अंत में वो क्वेश्चन छोड़ दिया गया, नहीं हल हो पाया। आज के डेट में यह लगता होगा कि यह कितनी आश्चर्य की बात है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उस समय कोई छात्र नहीं जानता था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। मैं भी नहीं जानता था। 90 के बाद किताबें आई फूले पर। उसके पहले पॉलिटिकल फिगर में नंबर 1 पर गांधी थे, और जीवनी जिसकी सबसे ज्यादा लिखी गई सांस्कृतिक आंदोलनकारियों में दयानंद सरस्वती की। पढ़ लीजिए पूरा हिंदी लिटरेचर, ये पता चल जाएगा। लेकिन 90 के बाद पॉलिटिकल फिगर के रूप में डॉक्टर अंबेडकर 1 पर हैं, और सांस्कृतिक आंदोलनकारियों के बीच से फूले 1 पर हैं। 90 की डिवीजन देखा है जी। और 2000 के बाद हिंदी बेल्ट में बाबू जगदेव प्रसाद की शोहरत फैलती है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जगदेव प्रसाद की पहली जीवनी 1999 में लिखी गई। कृपया पब्लिकेशन पटना से वो प्रकाशित हुई वो जीवनी। उसको अशोक कुमार सिन्हा ने उनकी जीवनी लिखी। अशोक कुमार सिन्हा जगदेव बाबू के जो पुत्र थे नागमणि, उन्हीं के वो सेक्रेटरी थे। इसके बाद फिर गैप होता है, और दूसरी किताब जो बाबू जगदेव प्रसाद पर आती है वो 2004 ईस्वी में अलका प्रकाशन पटना से, शहीद जगदेव प्रसाद। उसको लिखा है सच्चिदानंद श्याम ने। ये दूसरी किताब है जगदेव बाबू पर जी। और सच्चिदानंद श्याम परैया में हाई स्कूल था, उसी में वो टीचर थे, और उसी के प्रधानाचार्य उस हाई स्कूल के बाबू जगदेव प्रसाद थे। इसलिए जगदेव प्रसाद को बहुत बेहतर ढंग से जानते थे सच्चिदानंद। सच्चिदानंद श्याम ने जो जीवनी लिखी, तो चूंकि एक ही विद्यालय में दोनों लोग शिक्षक थे, तो बेहतर ढंग से जानते थे। उस स्कूल की स्थापना परैया में जो स्कूल है, वहां पर जगदेव बाबू के जो भाई थे वीरेंद्र जी, उन्हीं की वहां ससुराल थी। तो बहुत सोच विचार हुआ कि भाई इस हाई स्कूल का नाम क्या रखा जाए। उसमें जगदेव बाबू ने उस हाई स्कूल का नाम सुझाया अशोक हाई स्कूल, सम्राट अशोक के नाम पर। देखिए विजन, और उस स्कूल का नाम अशोक हाई स्कूल है। उसके पहले आपको याद होगा जो पेरियार ललई सिंह यादव थे, उन्होंने जो अपनी लाइब्रेरी बनाई थी अपने गांव में, उसका नाम अशोक पुस्तकालय था, सम्राट अशोक के नाम पर ही। तो उसी हाई स्कूल में सच्चिदानंद श्याम थे। उन्होंने दूसरी जीवनी लिखी जगदेव बाबू की, और वो अलका प्रकाशन पटना से छपी है। फिर 2005 में जगदेव बाबू पर तीसरी किताब आती है,
थोड़ी सी मैं ये बात, चूंकि आपका जो ये चैनल है वो अकादमिक है और विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों से जुड़ा है, तो बहुत सारे विश्वविद्यालय में काम चल रहे हैं। पहला पीएचडी हमारे विश्वविद्यालय में ही हुआ बाबू जगदेव प्रसाद पर, जी हमारे यहाँ। वो साल मुझे स्मरण नहीं है, 2007 था या 10 था। फिर मगध यूनिवर्सिटी में हुआ है, इसीलिए कुछ पुस्तकों को मैं कोट कर रहा हूँ। जरूरी है सर, मैं लाभ ये है, मैं भी जानना चाहता हूँ जी, मैं भी जानना चाहता हूँ, इसलिए पूरा बिब्लियोग्राफी बता दीजिए, हम मंगवाएंगे सब। हाँ, तो कल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से एक फिलॉसफी के प्रोफेसर का फोन आया था शाम में जी। तो हमने पूछा कि आप वहाँ क्या पढ़ाते हैं, तो वो प्रोफेसर रैंक के थे जी। बुजुर्ग प्रोफेसर थे। बोले कि सर मैं यहाँ फिलॉसफी का प्रोफेसर हूँ। तो हमने कहा कि आप हमको जाने कैसे, कि फोन किए। तो बताए कि ये जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो में आप बोलते हैं उसी से आपका विचार हम लोग जान गए, और हम लोग अब यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके थ्योरी पर हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों ने जो भी फिलॉसफी की पढ़ाई यहाँ कराई है बच्चों को, आपने हम लोगों की आंखें खोल दी हैं सर जी। हम लोग इतने दिन गलत पढ़ा रहे थे। एक प्रोफेसर जसपाल का स्टेटमेंट है कल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। तो इन सब कार्यों में आपका जो ये चैनल है इसका बहुत योगदान है। वो बोल रहे थे कि ये पूरे विश्व में चला जाता है, वहीं बताया। हाँ, तो इसी को डॉक्टर साहब हम लोग सुनते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि तीसरी जो किताब है जगदेव बाबू पर, वो पटना से आई। वो हमारे मित्र ही हैं, उनका नाम है बजरंग प्रताप केसरी। 2005 में बिहार लेनिन पर तीसरी किताब आई, और चौथी किताब 2006 में आई, क्रांतिवीर। वो किताब बोकारो से छपी है, और उसके संपादक हैं प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह। वहीं उस जीवनी के संपादक हैं, और प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह बाबू जगदेव प्रसाद को सबसे अधिक जानने वाले थे, जिनका देहांत 2-3 वर्ष पहले हुआ। जगदेव बाबू एक पत्रिका निकालते थे, उसका नाम था शोषित। जगदेव बाबू ने आजादी के बाद शोषित शब्द का जितना प्रयोग किया उतना प्रयोग पूरे भारत में किसी लीडर ने नहीं किया है। उनकी पत्रिका के नाम में शोषित, उनके झंडा के नाम में शोषित, उनके राष्ट्रगान में शोषित, ये पार्टी गान में शोषित, उनके हर पैराग्राफ में शोषित, उनके पार्टी का नाम भी शोषित। तो उन्होंने शोषितवाद का थ्योरी दिया। वो कहा करते प्रजातंत्र शोषितों के लिए शोषितों का शासन है, ये बोलते थे। तो शोषित पत्रिका निकालते थे, तो एक ही अंक के संपादक केवल बाबू जगदेव प्रसाद थे। बाकी जितने अंक आए उस पत्रिका के, सबके संपादक वहीं प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह ही थे। तब जब शोषित पत्रिका पटना से प्रकाशित हुई, तो श्याम बिहारी प्रेस मछुआ टोली, वहीं पर पत्रिका की ब्लॉक बनाई गई। पहले फोटो जो बनता था उसका ब्लॉक बनता। जी जी। हाँ, हमारी भी एक किताब है वो 1960 के दशक की, तो उस पर हमारा फोटोग्राफ है। उसमें पटना में ब्लॉक बना था, तो वो शीशे का बनता था, उसमें डॉट डॉट होता था, और उसी से वो फोटो आता था। तब मैं हाई स्कूल का छात्र था, उस समय मेरी किताब छपी थी, या मिडिल स्कूल में था।
वाह। तो एक ब्लॉक बनता था, तो उसका ब्लॉक बना था शोषित पत्रिका का श्याम बिहारी प्रेस, मछुआ टोली, पटना से। और उसको बनवाया था यही प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह, जिन्होंने, मैंने कहा कि उन्होंने 2006 में जगदेव बाबू की जीवनी लिखी। इसके बाद जगदेव प्रसाद की अगली जीवनी फिर अशोक कुमार सिन्हा ने फिर एक दोबारा संपादित की, शहीद का संग्राम। वो पुस्तक नई दिल्ली से आई है, वो किताब शहीद का संग्राम, पुस्तक भवन नई दिल्ली से। और इसके बाद अगली जीवनी जो है वो लिखे राकेश कुमार मौर्य, वो इलाहाबाद से छपी है, वो 2009 में। और 2011 में मेरी संपादित किताब आई जगदेव प्रसाद वाङ्मय। वाङ्मय जी। जगदेव प्रसाद के जितने भाषण हैं, जितने उनका राइटिंग है, और उन पर उपलब्ध जितने भी डायरी, जब जगदेव बाबू की हत्या हुई थी कुर्था में जी, तो मैं उस हत्याकांड को आंखों देखने वाले बहुत सारे लोग थे, उन लोगों ने डायरी लिखी है, और वो सब डायरी के पन्नों को मैंने उसमें दिया है। तो वो तमाम मटेरियल जो है वो शोषित पत्रिका के माध्यम से ही मिली। अगर शोषित पत्रिका नहीं रहती तो जगदेव प्रसाद का नाम और उनकी पूरी उपलब्धियां हम लोगों को पता नहीं होता। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो इनका महत्व नहीं देता था। आता हूं कि 1970 के दशक में बिहार में 2 जेपी आंदोलन हुआ। अच्छा। ठीक 1974 में ही हुआ था। एक जेपी जिसका नाम है, पूरा नाम जयप्रकाश, और एक जिनका पूरा नाम है जगदेव प्रसाद जी। तो बिहार की भूमि पर 1970 के दशक में, 1974 के दशक में 2 जेपी आंदोलन हुआ। दोनों आंदोलन को मैं समझाऊंगा कि दोनों जेपी आंदोलन में क्या फर्क है। 2 जेपी आंदोलन हुआ। एक जेपी को बूढ़ा होने के बावजूद भी हम लोगों ने जीवित रखा, और एक जेपी को हम लोगों ने जवान रहते हुए भी गोली से मार दिया। फर्क है दोनों जेपी में। और जो दूसरा जेपी मूवमेंट था, जिसके नायक जगदेव प्रसाद थे, उनका सपना था कि पहले बिहार की कुर्सी पर शोषित समाज के किसी व्यक्ति को मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और अगली बार देश का प्रधानमंत्री कोई शोषित होगा। लोग कहते हैं कि जगदेव प्रसाद बिहार के लेनिन थे। मैं कहता हूं कि जगदेव प्रसाद बिहार के लेनिन ही नहीं, जगदेव प्रसाद मार्क्स और लेनिन दोनों थे। इसलिए कि मार्क्स ने मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया, उसको लागू होते उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा, उसको बाद में रूस में लेनिन ने लागू किया। लेकिन जगदेव प्रसाद ने शोषितवाद का सिद्धांत दिया और एक शोषित को बिहार का पहला मुख्यमंत्री बनाकर अपने कार्यों को एग्जीक्यूट कर दिया, अपनी थ्योरी, जिस कार्य को बाद में लेनिन ने वहां किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि जगदेव प्रसाद मार्क्स और लेनिन दोनों थे। तब जब पहली बार कोई शोषित समाज का आदमी जब मुख्यमंत्री बना तो 1968 में, तो उनका नाम था सतीश प्रसाद सिन्हा जी। एक दिन के लिए बने थे। हाँ, 3 दिन के लिए। तो ये सतीश प्रसाद जो सिन्हा थे तो मेरे परिचित ही थे जी। उनकी बेटी की शादी जगदेव बाबू के जो लड़के हैं नागमणि,
इन्हीं से हुई है। सुचित्रा सिन्हा उनका नाम है। अच्छा। इन्हीं के पिता थे सतीश प्रसाद सिन्हा। वहीं 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए। उसके पहले जो 5 मुख्यमंत्री बने वो पिछड़े या दलित समाज के नहीं थे। कृष्ण सिंह से लेकर करके महामाया प्रसाद सिन्हा तक 5 मुख्यमंत्री हुए, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री दलित और पिछड़े समाज का नहीं था। तो सतीश प्रसाद सिन्हा को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया था कि बीपी मंडल को मुख्यमंत्री बनाना था और उनका नाम भेजना था विधान परिषद के लिए गवर्नर के यहाँ। इसी उद्देश्य से उनको बनाया गया था। और उसमें भूमिका रही केबी सहाय की। केबी सहाय के एक निकट थे, उनका नाम था, सहाय ही थे वो भी, नाम भूलने लगा। तो उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी एमएलसी का, और सीट जब खाली हो गई तो वहां पर फिर बीपी मंडल का रिकमेंडेशन कर करके सतीश बाबू ने भेजा गवर्नर के यहाँ, और ये हाउस में आए और इसके बाद वो मुख्यमंत्री हो गए। तो ये अब इससे हम लोग अंदाज कर सकते हैं जी, शोषित दल का पहला मुख्यमंत्री पिछड़े समाज का बिहार में हुआ। तो इससे हम लोग अंदाज कर सकते हैं कि जगदेव बाबू ने क्या बुनियाद डाली जी। इसके बाद सतीश प्रसाद सिन्हा और बीपी मंडल के बाद जो धारा बनी, माने ये भोला पासवान शास्त्री, दरोगा राय, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी से लेकर नीतीश कुमार तक जी, ये धारा बनी। भोला पासवान शास्त्री को भी विनोदानंद झा ने जो मुख्यमंत्री बनवाए थे, खुद न बन कर करके, तो उसका कारण बीपी मंडल और जगदेव प्रसाद ही तो थे, नहीं तो खुद बनना था। लेकिन आपने बीपी मंडल की सरकार गिरा दी, तो आप किस मुंह से फिर बनते? जी जी जी। इसलिए भोला पासवान शास्त्री को एक दलित समाज के व्यक्ति को ला कर करके बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो उसका बैकग्राउंड जगदेव बाबू का वो मूवमेंट था जिसको आया था। तो इतना ही नहीं, पहले बिहार के जो प्रधान सचिव होते थे वो भी शोषित नहीं होते थे। तो पहला शोषित प्रधान सचिव बिहार के आरएस मंडल भी जगदेव बाबू की ही देन थे। समय दरोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री थे और ये मिनिस्टर थे। जगदेव बाबू कुल मिलाकर 5 बार चुनाव लड़े थे और जिसमें 2 बार जीते थे, 2 बार एमएलए थे और 3 बार मिनिस्टर थे। और मंत्रालय हमेशा बिजली और सिंचाई उनको मिलता था, क्योंकि तब के जमाने में सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो यही था। अब देखिए ये किस प्रकार के लीडर थे कि बिजली मंत्री बनने से पहले ही इनका बेटा हुआ था, पहला बेटा, जिसका नाम उन्होंने विद्युत प्रकाश रखा था। अच्छा। अब बाद में बिजली मंत्री बने। बिजली के प्रति कितना आकर्षण था, वो जानते थे कि सूबे का विकास बिजली और सिंचाई से ही होगा। ये उन्होंने, तो ये दरोगा प्रसाद राय, उनके बाबूजी तो उनका नाम रखे दरोगा के बड़ा बेटा हमारा हो जाएगा तो दरोगा बनेगा। लेकिन संजोग देखिए कि दरोगा प्रसाद राय दरोगा क्या बने, मुख्यमंत्री बन गए। 10 महीने मुख्यमंत्री गए। तो दरोगा प्रसाद राय भी मुख्यमंत्री नहीं बनते।
समय वहां दिल्ली में वहां ये हेमंती नंदन बहुगुणा को भेजा गया था पटना कि भाई देखो वहां किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए कांग्रेस की तरफ से। तो वो जगदेव प्रसाद का आंदोलन था, उसके टेरर में आकर के दारोगा प्रसाद राय को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। और जब दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने ही मुंगेरी लाल कमीशन, जिसको कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया था, उसका फाइल इन्होंने ही तो बनाया, दारोगा प्रसाद राय ने। जी, दारोगा प्रसाद राय ने ही उस कमीशन को का गठन किया था, मुंगेरी लाल कमीशन का। मुंगेरी लाल कमीशन का रिकमेंडेशन इन लोगों ने दबा दिया साथ साथ, तो कर्पूरी ठाकुर 1977 में फिर लागू किया। मुंगेरी लाल फिर दोबारा चर्चा में तब आए जब जगजीवन राम इंदिरा गांधी से अलग हो गए 77 में। तब इंदिरा गांधी उनको हराने के लिए जगजीवन राम को, मैं जिस धरती पर रहूं सासाराम, इसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाया गया था मुंगेरी लाल को, हमको भी याद है, जिसमें मुंगेरी लाल और जगजीवन बाबू जीत गए थे। तो दारोगा प्रसाद राय ने एक तो काम यह किया कि मुंगेरी लाल कमीशन का गठन कर दिया, जिसके बेस पर बाद में कर्पूरी ठाकुर ने उसको लागू किया 77 में। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ बिहार में, हम लोग को वो दिन याद है, सब देखा हुआ है। कर्पूरी ठाकुर की पूरी उपलब्धियां उस जमाने में, जब फीस लगती थी स्कूल में 4.5 रुपया फीस तो हम लोग देते थे हाई स्कूल में। कर्पूरी ठाकुर जब ही मुख्यमंत्री बने, रेडियो पर बोले, शाम में 7:30 बजे समाचार आता था, हम भी सुने कि कल से अब फीस बच्चों को नहीं लगेगा हाई स्कूल में, और फीस माफ हो गई। बहुत बड़ी राहत थी हम लोगों के लिए। तो दारोगा प्रसाद राय ने मुंगेरी कमीशन का गठन किया, और जगदेव बाबू के कहने से ही जगदेव बाबू दारोगा प्रसाद राय से बोले कि बीपीएससी में इंटरव्यू का नंबर कम कीजिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी। उसके प्रतिभा संपन्न लड़के ज्यादा अंक होने से छंट जा रहे हैं, कमीशन के मेंबर जानबूझ करके उनको कम नंबर देते हैं। अब बीपीएससी में पहली बार इंटरव्यू के अंक कम किया गया था, ये सब रिकॉर्डेड चीज है। तो दारोगा प्रसाद राय ने भी काफी महत्वपूर्ण काम किए। तो जगदेव प्रसाद के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं दे रहा हूं जी, उनके जीवन के बारे में, ये भी जानना जरूरी है जी। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जगदेव बाबू का जब जन्म हुआ था, उस समय उनका जिला गया था, गया जिला में जन्म लिए थे। आज 2 फरवरी 1922 को। तब गया जिले में कुल मिलाकर के 9,500 जमींदार थे। आप सोच सकते, जहां एक भी जमींदार नहीं है वहां बोलने में इतना भय, और जहां जिस जिले में 9,500 जमींदार थे, उस जमाने में बोलने में कितना उनको भय लगा होगा या नहीं लगा होगा, या कितना फेस करना पड़ा होगा। तो बाद में अभी जो जगदेव बाबू का जो गांव है कुरहारी, वो जहानाबाद जिले में है। बिहार सरकार ने जगदेव बाबू जो जन्म लिए थे जहां कुरहारी में, वो और जहां मारे गए थे कुर्था में, ये दोनों पहले जहानाबाद जिले में थे, लेकिन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। जगदेव बाबू का जन्म अब कहा जाएगा कि हुआ था जहानाबाद में, और मारे गए थे अरवल जिले में। अरवल में? हाँ, यह अभी एक तोड़ने की पॉलिसी है। एक इतने बड़े क्रांतिकारी नायक की जन्मभूमि और मृत्यु स्थल एक ही जगह हो, एक ही जिले में, वो जिला ज्यादा उद्वेलित हो जाएगा।
विजन किया गया। अब इतना ही नहीं, जगदेव प्रसाद को कहा गया कि एक डांगी है, डांगी कुशवाहा का एक पूरी है। तो कहा कि सरकार ने डांगी को अति पिछड़ा में कर दिया है और कुशवाहा को पिछड़ा में कर दिया है। जाइए ये भी बांट दिया। हाँ, ये तमाशा देखिए कि तब कुशवाहा समाज से ये जगदेव प्रसाद को छीनने की साजिश हुई। ये सब देखिए विजन किस तरह से, बहुत बारीकी से सब चीजों को देखना चाहिए, जानना चाहिए। सर एक सवाल लेता हूं सर। जगदेव बाबू का दर्शन था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। लेकिन आज की जातीय जो राजनीति है, जो तोड़ जो है, उसमें कैसे पॉलिटिकल क्लास जगदेव बाबू के दायरों को बहुत संकुचित करता जा रहा है, नंबर एक। नंबर दो, कि जितने दलित बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर हुए आज तक है बिहार में, क्या जगदेव बाबू के सामाजिक राजनीतिक दर्शन को, आर्थिक दर्शन को किसी ने बढ़ाने का प्रयास किया या पढ़ाने का प्रयास किया, यूनिवर्सिटी कॉलेज में लगाया या उस पर चर्चा, गंभीर विमर्श किया? ये जरूरी सवाल। जी सर। जगदेव प्रसाद के दर्शन को बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने दावा किया कि मैं लागू कर रहा हूं। आज तो सभी पार्टियां बिहार की, अभी राजद का भी है, उसमें हमको बोलना भी है। राजद पार्टी, जदयू पार्टी, भाजपा पार्टी, सब पार्टी जगदेव प्रसाद की जयंती मना रही है। जी जी जी। कहती है, पार्टियां कहती हैं कि जगदेव बाबू के सपनों को पूरा किया जाएगा, लेकिन पूरा हृदय से ये सब पार्टियां नहीं चाहती हैं कि जगदेव बाबू का सपना पूरा हो। जगदेव बाबू का सपना पूरा हो, कोई भी पार्टी उसको गंभीरता से नहीं लेती। यही तो दुखद है। जगदेव बाबू ने जब शोषित दल बनाया था, तो आप सोच सकते हैं कि महामाया प्रसाद सिन्हा उस समय मुख्यमंत्री थे 1967 में। जी। उनके कैबिनेट में पिछड़ा जाति के लोग मंत्री थे, लेकिन 3 लोग मंत्री नहीं थे महामाया प्रसाद सिन्हा के कैबिनेट में। एक, अनुसूचित जाति का कोई मंत्री नहीं था। दूसरा, आदिवासी समाज का कोई मंत्री नहीं था। तीसरा, कोई भी अल्पसंख्यक समाज का मंत्री नहीं था। एससी, एसटी और माइनॉरिटी ये एक भी मंत्री नहीं थे महामाया प्रसाद सिन्हा के मंत्रिमंडल में। यही कारण था कि जगदेव प्रसाद ने लोहिया से कहा कि ये तमाम लोग गायब कैसे हो गए, और नहीं अगर ये लागू होगा तो मैं अपनी पार्टी अलग बनाऊंगा। और यही एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लिए जगदेव प्रसाद ने बाद में शोषित दल की स्थापना की। जी जी। क्योंकि पिछड़े के तो मंत्रिमंडल में थे ही उनके, और सरकार गिरा दी। और सरकार गिरा कर करके 60% जो शोषक वर्ग के जो मंत्री थे महामाया प्रसाद के मंत्रिमंडल में, इसको उल्टा कर दिए बीपी मंडल। हाँ, उलट दिए। और एससी, एसटी, माइनॉरिटी इस सबको ध्यान रख कर करके तब मंत्रिमंडल बना था बीपी मंडल का। तो एक विजन की बात है। तो जगदेव बाबू ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। क्योंकि लोहिया 60% की बात करते थे, लेकिन जगदेव बाबू ने 90% की बात की। तो उसके पीछे कारण है, जो इनका राम स्वरूप वर्मा का जो अर्जक है, अर्जक मान्यवर कांसीराम का जो बहुजन है, उसी का पूर्व रूप
बाबू जगदेव प्रसाद का शोषित है। जी जी। एक ही चीज है, नाम का अंतर है। तो शोषित बात का जगदेव बाबू ने सिद्धांत दिया और उनका सिद्धांत बहुत सार्थक सिद्धांत है, इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। जी। तो जगदेव बाबू ने जो बदलाव किया वो काफी महत्वपूर्ण है कि बिहार में एक धारा चली और बीपी मंडल मुख्यमंत्री हुए। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री नहीं होते तो फिर मंडल कमीशन भी नहीं बनता। हाँ, मंडल कमीशन के अध्यक्ष नहीं बनाए जाते। वो तो मुख्यमंत्री का जो पद भारी होता है ना, उसका वजन पड़ता। तो कितना अभी समय है? जी, अब 5 मिनट और। आप किताब, जो लेटेस्ट किताब आपकी आ रही है, उसमें उसके बारे में थोड़ी बता दें और सारी किताब की लिस्ट मुझे व्हाट्सएप करते हैं, सारी किताब मैं मंगवाऊंगा। अच्छा। और मुझे लगता है कि जगदेव बाबू पर मार्क्स लेनिन का प्रभाव तो था ही, सोशल मूवमेंट में अंबेडकर और फुले साहब का भी प्रभाव उसमें दिख रहा है, आपकी राइटिंग से जो मैंने पढ़ा है। हाँ, मैं तो कह ही रहा हूं। जी। मैंने 1980 में अंबेडकर साहब की मुकम्मल पहचान हिंदी बेल्ट में होती है, लेकिन जगदेव बाबू का जो सिद्धांत है और जिसके लिए कुर्था में मारे गए, उसमें तो रिटर्न है कि अंबेडकर साहित्य को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। जी जी जी। तो मैं बोल रहे थे हम्म। रामस्वरूप वर्मा जो थे, इनका भी है। और इस पर तो कुछ केस वगैरह हुआ अंबेडकर साहित्य को लेकर करके उत्तर प्रदेश में उस समय। ये भी थे, इनके जो साथी थे रामस्वरूप वर्मा, अंबेडकर साहित्य कर करके बहुत हड़कंप मचा हुआ था। ये लोग तो जगे हुए, लेकिन पूरा मैसेज पहुंचा नहीं था हिंदी बेल्ट में। और हाँ जी, मुझे लगता है कोई अंबेडकर साहित्य की मांग करते हुए उस 7 सूत्री कार्यक्रम में वो भी था जगदेव बाबू। अरे क्या हो गया? ठीक है सर, आ रही है आवाज, आ रही है, दिख रहे हैं आप। जगदेव बाबू मारे गए, उस पर जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी उस समय अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे, छोटा कमीशन लोगों ने बनाया। इंक्वायरी भी ठीक से नहीं हुई कि आज तक उस हत्याकांड का पता भी नहीं चल सका कि क्या है। हालांकि आंखों देखा लोगों ने बहुत कुछ बताया है, देखा। थाने में उनकी तो मृत्यु हुई, गोली लग गई तो जिंदा थे, मरे थोड़े थे। हाँ। तो 50 सैकड़ों लोगों ने देखा है। वो तो ला करके थाने में फिर मार दी। और रातों रात उनका शव गायब करने की पुलिस ने कोशिश की, लेकिन इतना भारी दबाव पड़ा। राम लखन सिंह यादव, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, ये तमाम लोग सरकार को बहुत दबाव बनाए। बाद में इन लोगों ने उनकी शोक सभा में जेपी वगैरह शामिल भी हुए। पढ़ा मैंने अभी किताब में। तो अंतिम में सर, लास्ट पॉइंट, चूंकि आपको कई जगह बोलना भी है, कि जो जगदेव बाबू का दर्शन है उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी समुदाय की दिलचस्पी नहीं है, खाली नेतागिरी, पॉलिटिकल काम करने में, वोट लेने में दिलचस्पी, यही माना जाए? बिल्कुल दिखावा है। जगदेव प्रसाद का जो दर्शन है, जगदेव प्रसाद का जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, मैं फिर से इसको कहना चाह रहा हूं, आप याद दिलाए तो 1 मिनट रुक जाइए। जी जी जी। जगदेव प्रसाद ने इकोनॉमिक्स का क्या सिद्धांत दिया? इकोनॉमिक्स का सिद्धांत ये दिया कि बगैर सामाजिक समानता के आर्थिक समानता नहीं आ सकती है। यह थ्योरी और किसी ने नहीं दिया आज तक अर्थशास्त्र में। कोई कहता है कि भारत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था है, कोई नहीं कहा कि भारत जाति आधारित अर्थव्यवस्था है। ये जगदेव प्रसाद ने कहा कि बिना सामाजिक समानता के आर्थिक समानता नहीं आ सकती है। असली
जिसको राष्ट्र कहा जाता है। अब तो ये पॉइंट आपने दे दिया, लेकिन अब बोलने का समय नहीं है। इस पॉइंट पर मैं अब 1 घंटा बोलना चाहता हूं, लेकिन सॉरी, अगले बार मैं बोलूंगा कि जगदेव प्रसाद ने जो इकोनॉमिक्स और जो राष्ट्र का, नेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया है, नेशन, सारे फिलोसफर चुप रहे भारत के। एक आग्रह है सर, जब अभी आप जो है जो प्रोग्राम में बोलेंगे राजद के प्रोग्राम में, वो सिर्फ इकोनॉमिक फिलोसफी में बोलिए, वो वीडियो हम फिर अम्बेडकर नामा पे अपलोड कर देंगे, नवल को बोल देंगे रिकॉर्ड कर लेगा। जो अभी आपका प्रोग्राम है ना आरजेडी, हाँ, तो उसमें आप सिर्फ इकोनॉमिक फिलोसफी में बोलिए, रिकॉर्डिंग हम करवा लेंगे। करा लीजिएगा, तो जो जो मैं बोल रहा हूं वही बोलूंगा। जी नहीं, इकोनॉमिक फिलोसफी पे जो आपने कहा है ना कि मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ, उसी पे बोलना है आज फिर। असल में बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। अब यहाँ जो बोले हो सकता है कि वहां कुछ अलग बोल दूं, दूसरी चीज बोलूं, लेकिन राजद की यह जिम्मेवारी है जगदेव प्रसाद के सिद्धांतों को एग्जीक्यूट करे। मैं वहां भी बोलूंगा। इसके बाद भी एक 2 और प्रोग्राम है आज, सामाजिक न्याय विकास या कुछ है। जो भी प्रोग्राम कराएंगे उनको बोलिएगा सर रिकॉर्ड कर ले, हम अम्बेडकर नामा पे अपलोड कर देंगे सारे वीडियोस आपके। ठीक है, ठीक है सर। तो ये थे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह, ये घंटों बोल सकते हैं। अभी 5 प्रोग्राम इनका शेड्यूल है, और सबसे पहले मैंने कहा था कि आप अम्बेडकर नामा पे बोलिए, और जगदेव बाबू पे व्यापक अध्ययन की नई किताब आ रही है, जब आएगी उसमें हम पढ़ के आपसे चर्चा जरूर करेंगे, बताएंगे आपको पूरा वीडियो। किताब आ चुकी है, हाँ, शहीद जगदेव प्रसाद की दास्तान, हाँ दास्तान वाली। अच्छा ठीक है, मैं मंगवाता हूँ और उसको पढ़ता हूँ। और जगदेव बाबू में मेरी बहुत दिलचस्पी है, और जितनी किताब राजेंद्र बाबू ने जितना नाम लिया है, यकीनन उनसे सारा किताब और पब्लिशर का डिटेल्स लेके मैं सारी किताब खरीदूंगा, मंगवाऊंगा, पढ़ के आपको उसमें से बताता रहूंगा। राजेंद्र बाबू से बीच बीच में जीवनी के बारे में रतन जी जगदेव बाबू पर लिखी गई जीवनी के बारे में बताया है। जगदेव बाबू को बहुत सारे खंड काव्य, महाकाव्य, उपन्यास, नाटक बहुत सारे लिखे गए हैं, बहुत सारे पीएचडी हुए हैं, एमफिल हुए हैं। उसका डिटेल आंकड़ा मैं नहीं दे पाया समय के अभाव में। कोई शोधार्थी सुनेंगे तो जरूर दे पाएंगे। कोई शोधार्थी अगर अम्बेडकर नामा सुनेंगे, और ये हमारे दोस्तों, ये आपके लिए काम भी है कि डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। मैंने काशी प्रसाद जायसवाल पर काम किया, तो जितने कुछ मिला मैंने इकट्ठा किया उसको। तो जो साथी इसमें काम कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनकी जिम्मेदारी भी है कि पूरा बिब्लियोग्राफी तैयार करें, पूरा उनका वांग्मय तैयार हो, और लोग पढ़े और उस पर चर्चा हो। जब बुद्धिजीवी जब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो राजनीतिक दल, राजनीतिक क्लास, पॉलिटिकल क्लास भी सुनते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। आप सबको जगदेव बाबू की जयंती की पुनः बधाई, और जगदेव बाबू की शहादत को नमन कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, पढ़ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया, जय भीम।